Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I'm your physics teacher and here is your physics lecture number 2 of grade 10. So, today we will discuss chapter 12 wave and sound. In previous lecture, we have discussed simple harmonic motion. Now today, we shall define some important terms used in connections with simple harmonic motion. तो यहाँ पे हम कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स डिस्कस करेंगे जो कि कनेक्ट करती हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन से. नंबर 1, वाइब्रेशन. अ वाइब्रेशन मीन्स वन कंप्लीट राउंड ट्रिप ऑफ द बॉडी. In figure 12.2, it is the motion of mass m from A back to A or from A back to A bar or from O to A bar and back to O. Vibrations means one complete round trip. कि अगर बॉडी एक अपना complete round trip करती है that is called vibration. It means कि बॉडी अगर कोई भी बॉडी है उसका मास है m, जैसे कि यहाँ पे फिगर 12.2 में है कि बॉडी का मास m है और उसकी जो मोशन है वो a पॉइंट से अगेन a पॉइंट पे आती है. ओके, यानी जो उसकी एक्चुअल पोजीशन है a एंड अगेन वो a पॉइंट पे आती है या a पॉइंट से वो a बार पॉइंट पे जाती है या सेकंड फिगर में आप देख सकते हैं कि वो O पोजीशन से A पोजीशन पे आती है एंड देन फिर वो A बार पोजीशन पे आती है एंड अगेन वो O पोजीशन पे आती है. इट मीन्स कि वो पहले राइट जाती है देन लेफ्ट जाती है अगेन वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आती है. इट मीन्स कि बॉडी वाइब्रेट हुई है, वहाँ पे बॉडी ने एक कंप्लीट राउंड ट्रिप किया है. That is called vibration. Okay. So number 2, time period. It is the time required to complete one vibration or oscillation. The time period is measured in second. कि अभी जो हमने previous पढ़ा वाइब्रेशन कि जब बॉडी अपनी एक राउंड ट्रिप करती है, एक वाइब्रेशन करती है, ऑसिलेशन करती है एंड दैट टाइम उसको जो टाइम रिक्वायर्ड होता है दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड. ओके, एंड इसकी जो यूनिट है वो भी सेकंड है, इसको हम सेकंड में मेजर करते हैं. ओके, सो नंबर 3, फ्रीक्वेंसी. It is the number of vibrations executed by a oscillating body in 1 second and in SI unit it is expressed as vibrations, cycles or hertz. The frequency f and time period t are related by the equation f is equal to 1 upon t. The frequency is given by the reciprocal of the period of oscillation. So नंबर 3 यहाँ पर है frequency. Frequency means number of vibration executed by a oscillating body in 1 second. It means कि अगर बॉडी 1 सेकेंड में कितने नंबर ऑफ वाइब्रेशन या कितनी दफ़ा वो ऑसिलेट होती है दैट इज़ कॉल्ड फ्रीक्वेंसी. कि अगर हम ये काउंट करें कि बॉडी ने कितनी टाइम कितने नंबर वाइब्रेट किया है एक सेकेंड में तो जो वैल्यू है वो क्या है, फ्रीक्वेंसी. ओके, फ्रीक्वेंसी को हम एक्सप्रेस करते हैं स्मॉल f से. ओके, ये इसका क्या है, सिंबल है. इसकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है, इसको हम एक्सप्रेस करते हैं साइकिल्स या फिर हर्ट्स में. ओके, तो हम इसको लिखते हैं H, कैपिटल H एंड स्मॉल z दैट इज कॉल्ड हर्ट्स. ओके, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है कि फ्रीक्वेंसी यानी f, स्मॉल f और टाइम पीरियड एक दूसरे से रिलेटेड हैं. यू कैन सी इन दिस इक्वेशन f यानी फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 अपॉन टी. ये जो कैपिटल T है दिस इज टाइम पीरियड. टाइम पीरियड को हम ऑलवेज कैपिटल T से एक्सप्रेस करते हैं. ओके, नॉट स्मॉल t. स्मॉल t सिंपल आपका टाइम होगा जो आपने प्रीवियस पढ़ा था प्रीवियस क्लासेस में. टाइम स्मॉल t से हम लिखते थे बट यहाँ पे बात हो रही है टाइम पीरियड की.
तो उसे हम कैपिटल T से एक्सप्रेस करते हैं। सो फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड एक दूसरे से लिंक करते हैं। फ्रीक्वेंसी यानी F इज इक्वल टू 1/T। ओके, यानी इसका मतलब यह है कि टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी में इन्वर्सली रिलेशन है। अंडरस्टैंड? सो यानी टाइम पीरियड अगर आपका ज़्यादा होगा तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी? कम होगी। अगर टाइम पीरियड कम होगा तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी। ओके, सो द फ्रीक्वेंसी इज गिवन बाय द रेसिप्रोकल ऑफ द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। कि फ्रीक्वेंसी क्या है? रेसिप्रोकल है टाइम पीरियड यानी ऑसिलेशन के टाइम पीरियड के। अंडरस्टैंड? So number 4, displacement. Displacement of a vibrating body at any instant. It is the distance from the equilibrium position at that instant. डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट प्रीवियस आपने पढ़ा था कि जब बॉडी कोई भी डिस्टेंस कवर करती है कुछ स्पेसिफिक डायरेक्शन में, जिसे हम क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट। यहाँ हम बात कर रहे हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन में। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन यानी वाइब्रेशन में डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन क्या है? कि जब बॉडी यानी कोई भी वाइब्रेटिंग बॉडी कोई भी डिस्टेंस कवर करती है अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन से कुछ इंस्टेंट के लिए, कि जैसे अगर बॉडी एक राउंड ट्रिप कर रही है और सेंटर ओ पोजीशन से वो जा रही है राइट पे, तो इसका मतलब है उसने ओ से जो राइट साइड पे या लेफ्ट साइड पे जो इंस्टेंट डिस्टेंस कवर किया है, अपनी पोजीशन चेंज की है, दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। ओके, सो नंबर 5, एम्पलीट्यूड. Amplitude is the maximum displacement of the body on either side of its equilibrium position. In figure 12.2, x naught, it is the amplitude as it is the maximum displacement on either side of its equilibrium position. We have observed that a mass attached to a spring executes simple harmonic motion because its acceleration is directly proportional to the displacement from the equilibrium position and is always directed towards the equilibrium positions. एम्पलीट्यूड क्या है? एम्पलीट्यूड एक मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है बॉडी का, कि जब बॉडी इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्प्लेस होती है, वाइब्रेट करती है, एंड दैट टाइम जब वो बॉडी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कवर करती है, इट मीन्स कि वो उसका एम्पलीट्यूड होता है। अगेन हम आते हैं आपकी बुक में जो फिगर 12.2 है, वहाँ पे एक्स नॉट एम्पलीट्यूड है। ओके, ये एक मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है इक्विलिब्रियम पोजीशन से। यू कैन सी इन फिगर 12.2। ओके, सो के we have observed that a mass attached to a spring execute simple harmonic motion. कि यहाँ पे हमने ऑब्जर्व किया कि बॉडी का मास m जो कि अटैच है एक स्प्रिंग के साथ, वो सिंपल हार्मोनिक मोशन में है। क्यों? क्योंकि प्रीवियस हमने पढ़ा था कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में होने का मतलब क्या है? कि बॉडी का जो एक्सेलरेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसके डिस्प्लेसमेंट के। ओके, एंड उसकी जो पोजीशन है वो हमेशा एक्ट करेगी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे। ओके, ये कंडीशन थी सिंपल हार्मोनिक मोशन में होने की। तो यहाँ पे जो फिगर 12.2 है वो एग्जीक्यूट कर रही है सिंपल हार्मोनिक मोशन को। सो यहाँ पे अब हम देखते हैं फॉर्मूला। द टाइम पीरियड कैपिटल T of the mass attached to the spring is given by, यहाँ पे T कैपिटल इज इक्वल टू 2 पाई √m अपॉन k। ओके, सो टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई, कॉन्स्टेंट है √m अपॉन k। k क्या है? स्प्रिंग कॉन्स्टेंट है। m क्या है? m भी मास यानी कॉन्स्टेंट है। ओके, अगर हम इसी फॉर्मूले को लिखें फ्रीक्वेंसी की टर्म में तो हमारे पास ये हो जाएगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड एक दूसरे के क्या होते हैं? रेसिप्रोकल होते हैं। अभी अभी हमने पढ़ा, तो यही फॉर्मूला हमारे पास क्या हो जाएगा, यानी हम इस टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल कर लेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी किसकी? फ्रीक्वेंसी की।
Okay, so F is equal to 1 upon capital T is equal to 1 upon 2 pi under root K upon M। तो ये फॉर्मूला है टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी का कि जब बॉडी अटैच हो किसी भी स्प्रिंग के साथ और एग्जीक्यूट करे सिंपल हार्मोनिक मोशन। Okay, so where m is the mass attached to the spring and k represents the spring constant and is equal to the force required to produce an extension of 1 meter and therefore expressed in Newton per meter। ओके, यहाँ पे जो m है वो क्या है, मास है, और k है स्प्रिंग कांस्टेंट। ओके, सो यहाँ पे जो k की वैल्यू है, जो स्प्रिंग कांस्टेंट है, वो इक्वल है फोर्स के, जो कि रिक्वायर्ड है बॉडी में एक्सटेंशन या स्ट्रेच प्रोड्यूस करने के लिए। जब बॉडी पे फोर्स लगाई जाती है एंड बॉडी में एक्सटेंशन होता है, यानी वो 1 मीटर डिस्टेंस तक मूव करती है, दैट इज स्प्रिंग कांस्टेंट। ओके, ये इक्वल है के, इसको हम एक्सप्रेस करेंगे न्यूटन पर मीटर में। न्यूटन यूनिट होती है फोर्स की और मीटर है डिस्टेंस, जो भी डिस्टेंस कवर होगा, डिस्प्लेसमेंट कवर होगा उसकी। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सिंपल पेंडुलम। ये एग्जाम्पल है सिंपल हार्मोनिक मोशन की। ओके, सो सिंपल पेंडुलम, एन आइडियल सिंपल पेंडुलम कंसिस्ट ऑफ अ पॉइंट mass suspended by a weightless and inextensible string from a fixed support. In practice, a small metallic bob suspended by a fine string serve the purpose as shown in figure 12.4। कि एक आइडियल सिंपल पेंडुलम क्या होता है, एक मास होता है जो कि सस्पेंडेड होता है एक वेटलेस और इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग के साथ, जो कि एक फिक्स होता है। यू कैन सी इन फिगर 12.4 कि यहाँ पे एक स्मॉल मेटेलिक बॉब है जिसे एक स्ट्रिंग के साथ अटैच किया गया है और उस स्ट्रिंग को ऊपर आप देख सकते हैं एक सपोर्ट के साथ फिक्स किया गया है। ओके, ये क्या है, एक सिंपल पेंडुलम है। ये इसका जो सेंटर पॉइंट है वो O है, दैट इज मीन पॉइंट। ओके, एंड जब वो राइट या टू एंड फ्रो मोशन में जाता है तो वो पॉइंट क्या है, पॉइंट ए और पॉइंट बी। ओके, ये क्या है, एक आइडियल सिंपल पेंडुलम। सो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि ये जो सिंपल पेंडुलम है ये किस तरह से सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है। यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन हमने क्या पढ़ी थी कि बॉडी टू एंड फ्रो मूव करती है, बॉडी राइट एंड लेफ्ट मूव करती है इक्वल टाइम इंटरवल के साथ। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि सिंपल पेंडुलम की मोशन किस तरह से सिंपल हार्मोनिक मोशन की एग्जाम्पल है। इफ वी डिस्प्लेस द बॉब from its mean position O to a new position A and allow it to go to, it will move towards O under the action of gravity। कि जब हम बॉडी या जो बॉब है, जो मेटालिक बॉब है, उसको हम मीन पोजीशन से डिस्प्लेस करते हैं। मीन पोजीशन क्या है, O, और उसकी जो न्यू पोजीशन पे उसको लेकर आते हैं। ओके, A जो कि A है, एंड अगेन वो मूव करता है टूवर्ड्स O ग्रेविटी के एक्शन में। सो द बॉब विल नॉट कम टू द रेस्ट एट O बट ड्यू टू इनर्शिया इट विल कंटिन्यू टू मूव टूवर्ड्स अ पॉइंट B। ओके, कि बॉब फौरन से रेस्ट पे नहीं आता। कि आप इमेजिन करें कि आप जब उसको, जो बॉब है उसको O पोजीशन, सेंटर पोजीशन से आप A पोजीशन पे लेके जाते हैं एंड उसको आप जब दोबारा से मूव करवाते हैं तो वो O पोजीशन पे नहीं आता। क्यों, ड्यू टू इनर्शिया, कि इनर्शिया की वजह से वो आगे कंटिन्यू मूव करता हुआ पॉइंट B पे जाता है। ओके, अब यहाँ पे इनर्शिया हम प्रीवियस क्लास में, प्रीवियस चैप्टर में पढ़कर आए हैं। व्हाट इज इनर्शिया, कि इनर्शिया क्या है। इनर्शिया एक प्रॉपर्टी होती है किसी भी बॉडी में कि अगर बॉडी मोशन में है तो वो इनर्शिया की जो प्रॉपर्टी है वो उस बॉडी को मोशन में रखेगी। यानी कोई भी बॉडी मोशन में है और अगर हम चाहेंगे कि हम उसको स्टॉप करें
तो वो फौरन से स्टॉप नहीं होगी। ओके, वो स्लोली स्लोली स्टॉप होगी, क्योंकि वो अपनी जो मोशन वाली पोजीशन है उसके अगेंस्ट जाने में थोड़ा सा क्या करेगी, रेजिस्ट करेगी। यानी अगर कोई रनिंग कर रहा है और अगर हम उसको कहेंगे कि स्टॉप हो जाओ, तो वो फौरन से ऐसा नहीं होगा कि स्टॉप हो जाएगा, वो स्लोली स्लोली क्या होता है, स्टॉप होता है। तो यहाँ पे इनर्शिया की वजह से जो जो बॉब है, जो बॉडी है, वो क्या होगा, फौरन से ओ पोजीशन पे नहीं आएगा, बल्कि वो कहाँ जाएगा, पॉइंट बी की तरफ। यू कैन सी इन दिस फिगर 12.4 कि जब हम बॉडी को ए पॉइंट पे लेकर आएंगे, ओके, एंड उसको हम ए पॉइंट पे ला के जब मूव करवाएंगे तो वो ओ पोजीशन पे नहीं आके रुकेगा, बल्कि वो कहाँ जाएगा, बी पोजीशन पे। ओके, so while moving from position O to B, the bob is moving against the gravity. ओके, जब बॉडी जो बॉब है वो मूव कर रहा होगा पॉइंट ओ से बी पर, तो वो मूव करेगा ग्रेविटी के अगेंस्ट। ओके, यानी उसको ओ पे आना चाहिए ड्यू टू ग्रेविटी, बट वो ग्रेविटी के अगेंस्ट पॉइंट बी पे जा रहा है। इट्स वेलोसिटी कंटिन्यूज टू डिक्रीज एंड बिकम्स जीरो एट पॉइंट बी, कि जब वो ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहा है तो उसकी जो वेलोसिटी है वो डिक्रीज होगी, और क्या हो जाएगा, जब वो पॉइंट बी पे जाएगा तो उसकी जो वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी, उस पॉइंट पे जीरो। द बॉब विल देन फॉल बैक फ्रॉम बी टू ए, एंड अगेन वो बी से बी पोजीशन पे ओ पोजीशन पे आएगा। अगेन वो क्या होगा, ग्रेविटी के एक्शन में आएगा। सो अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, अब दोबारा से वो ग्रेविटी के एक्शन में आ गया, यानी बी से वो ओ पोजीशन पे आ गया। सो its velocity continues to increase till it becomes maximum on reaching the mean position O, कि अगेन उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होने लगेगी और उसकी वेलोसिटी एक मैक्सिमम वैल्यू तक चली जाएगी, कहाँ पे, मीन पोजीशन पे, क्योंकि मीन पोजीशन पे वो ग्रेविटी के एक्शन में आ जाएगा। So the bob will not stop at O but continue to move towards A due to inertia, कि अभी भी जो बॉब है वो स्टॉप नहीं होगा पॉइंट बी पे, यानी ओ पोजीशन पे, वो कंटिन्यू मूव करेगा, वो दोबारा ए पोजीशन पे जाएगा ड्यू टू इनर्शिया। एज द बॉब मूव्स अगेंस्ट ग्रेविटी, फिर दोबारा वो अगेंस्ट जा रहा है ग्रेविटी के फ्रॉम ओ टू ए, एंड अगेन उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, its velocity decreases and becomes zero at A. The bob will then move from A to O under the action of gravity. अब अगेन क्या होगा कि वो मूव करेगा A पॉइंट से O, अगेन वो ग्रेविटी के एक्शन में आ जाएगा। सो द होल प्रोसेस इज रिपीटेड अगेन एंड अगेन, एंड द बॉब continues to vibrate between two extreme position A and B. यानी ये जो प्रोसेस है वो रिपीट होगा अगेन एंड अगेन, और जो बॉब है वो कंटिन्यू वाइब्रेट करेगा दो एक्सट्रीम पॉइंट पे, पोजीशन पे, जो कि ए और बी है। द मोशन ऑफ द बॉब फ्रॉम वन एक्सट्रीम पोजीशन ए टू अदर एक्सट्रीम पोजीशन बी एंड बैक टू पोजीशन ए इज कॉल्ड आ वाइब्रेशन, के इस तरह की मोशन बॉब की कि वो एक एक्सट्रीम पोजीशन ए पे जाए एंड अदर दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन बी पे जाए और वापस अगेन वो ए पे आए, दैट इज कॉल्ड वाइब्रेशन। जो कि अभी हमने आप पढ़ा कि ये जो इम्पॉर्टेंट टर्म्स थी जो कि रिलेट करती हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन से। ओके, तो यहाँ पे जो बॉडी पॉइंट ए पे जाती है, ओके, ए से फिर अगेन बी पे जाती है एंड अगेन वो ए पे आती है, तो इट मीन्स कि यहाँ पे बॉडी ने अपना एक वाइब्रेशन कंप्लीट किया है। यानी ये इस तरह की जो मोशन है बॉडी की वो क्या है, वाइब्रेशन। ओके, यानी वन एक्सट्रीम पोजीशन ए से अदर एक्सट्रीम पोजीशन बी पे जाना एंड अगेन वापस ए पे आना, दैट इज कॉल्ड वाइब्रेशन। और इस वाइब्रेशन में जो बॉडी ने टाइम लिया है, द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन इज नोन एज द टाइम पीरियड। इस टाइम जो बॉडी ने टाइम लिया है वो क्या होगा, टाइम पीरियड, यानी कैपिटल टी। द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉब फ्रॉम इट्स मीन पोजिशन, यानी जब बॉडी
ओ से ए में जा रही थी, ओ से बी में जा रही थी, तो इन दोनों में जो भी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा बॉब का, वो उसका एम्पलीट्यूड होगा। ओके, ये तीनों टर्म अभी हमने पढ़ी हैं, फ्रीक्वेंसी, सॉरी, वाइब्रेशन, टाइम पीरियड एंड एम्पलीट्यूड। ओके, so as the bob is at its lowest position at point O, its potential energy is minimum here while its kinetic energy is maximum। कि जब बॉब अपनी लोएस्ट पोजीशन में यानी पॉइंट O पे होगा तो दैट टाइम उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या होगी, मिनिमम होगी, और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी। फॉर दैट रीजन इट्स वेलोसिटी इज मैक्सिमम एट द मीन पोजीशन। इसका रीजन क्या है, क्योंकि दैट टाइम उसकी जो वेलोसिटी है वो मैक्सिमम होगी, और वेलोसिटी और काइनेटिक एनर्जी क्या है, आपस में एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ओके, सो अगर वेलोसिटी मैक्सिमम होगी तो काइनेटिक एनर्जी भी मैक्सिमम होगी। सो द बॉब इज एट इट्स हाईएस्ट point at either of its extreme position. Here the potential energy is maximum while the kinetic energy is minimum। जब बॉब हाइट पे जाएगा, हाईएस्ट पोजीशन पे जाएगा, यानी ए या बी पे जाएगा, एक्सट्रीम पोजीशन पे जाएगा, तो दैट टाइम उसके अंदर जो काइनेटिक एनर्जी है वो मिनिमम हो जाएगी। और आपको पता है कि जब बॉडी हाइट पे जाती है तो इट मीन्स कि उसके अंदर एक जो एनर्जी होती है वो पोटेंशियल एनर्जी होती है, तो दैट टाइम उसकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी और काइनेटिक एनर्जी मिनिमम हो जाएगी। सो क्योंकि वेलोसिटी क्या हो जाएगी उसकी, कम हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, जीरो हो जाएगी पॉइंट ए और बी पे। ओके, सो देयरफॉर वेलोसिटी ऑफ द बॉब एट ए और बी इज जीरो। ओके, at all other points between the mean position and the extreme positions, the energy of the bob is partly kinetic and partly potential, but the total energy at any point during the course of oscillation is कांस्टेंट। के ऑल अदर पॉइंट के जब बॉडी मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन पे जा रही है तो बॉडी के अंदर काइनेटिक एनर्जी भी पार्ट लेगी, पोटेंशियल एनर्जी भी पार्ट लेगी, बट अगर हम किसी भी पॉइंट पे उसकी टोटल एनर्जी को देखें तो वो क्या होगी, कांस्टेंट होगी। ओके, from the above discussion we have observed that the acceleration in simple pendulum is directly proportional to its displacement and is directed towards mean position। कि अभी जो ऊपर हमने डिस्कस किया इससे हमें क्या हम ऑब्जर्व करते हैं कि जो एक्सेलरेशन है सिंपल पेंडुलम का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसके डिस्प्लेसमेंट से। इट मीन्स कि जब बॉडी पॉइंट ए पे जा रही थी तो वहाँ उसकी वेलोसिटी ज़ीरो हो रही थी, यानी जब वो डिस्प्लेस हो रही थी पॉइंट ए पे तो उसकी वेलोसिटी में चेंज आ रहा था। इट मीन्स कि एक्सेलरेशन, जब वेलोसिटी चेंज हो रही है तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा, चेंज होगा। ओके, यानी इसका मतलब ये है कि ये रिलेट करता है सिंपल पेंडुलम की जो मोशन है वो रिलेट करती है किससे, सिंपल हार्मोनिक मोशन से। ओके, क्योंकि जो उसका एक्सेलरेशन है वो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है जब हम बॉडी को क्या कर रहे हैं, डिस्प्लेस कर रहे हैं। यानी उन दोनों का जो रिलेशन अगर हम देखें तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन के। Okay, therefore the motion of simple pendulum can be considered as a simple harmonic motion and the pendulum itself can be considered as a harmonic oscillator। So कि ये जो मोशन है सिंपल पेंडुलम की ये क्या होती है, सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है। ओके, और खुद पेंडुलम को हम क्या कंसिडर करते हैं, हार्मोनिक ऑसिलेटर, क्योंकि यहाँ पे इसने फुलफिल की है सिंपल हार्मोनिक मोशन की कंडीशन को, जो कि है कि एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा डिस्प्लेसमेंट के और उसकी जो पोजीशन है वो क्या होगी, टूवर्ड्स मीन पोजीशन। ओके, यानी वो क्या करेगा, डायरेक्ट करेगा टूवर्ड्स मीन पोजीशन। तो यहाँ पे जो सिंपल पेंडुलम है इसकी जो डिस्प्लेसमेंट है, यानी जितना डिस्प्लेसमेंट है उतना ही यहाँ पे एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। तो ये रिलेट करता है किससे, सिंपल हार्मोनिक मोशन से।
Okay, if the amplitude of the motion is sufficiently small then the time period of the simple pendulum is given by, कि एम्पलीट्यूड अगर मोशन का स्मॉल होता है यानी उसकी जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है अगर वो कम होता है तो बॉडी का टाइम पीरियड यानी सिंपल पेंडुलम की बात हो रही है, उसकी जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला है वो ये होगा। ठीक है, जो प्रीवियस हमने पढ़ा था वो सिंपल पेंडुलम का नहीं था। सिंपल पेंडुलम का जो फॉर्मूला है टाइम पीरियड का वो ये होगा, कैपिटल T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L अपॉन G। सो अगर हमारे पास न्यूमेरिकल आता है कि हमें टाइम पीरियड फाइंड करना है सिंपल पेंडुलम का, तो उसके लिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। ओके, सो वेयर L इज द लेंथ ऑफ पेंडुलम एंड G इज द एक्सेलरेशन। यहाँ पे L क्या है, लेंथ है पेंडुलम की, और G क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द प्लेस ऑफ द एक्सपेरिमेंट। A pendulum is called second pendulum if it takes 2 seconds to complete one oscillation. It is used in clocks to record time. के अभी यहाँ पे हमने पढ़ा सिंपल पेंडुलम। अगर पेंडुलम सेकंड पेंडुलम है यानी एक टाइप होती है पेंडुलम की सेकंड पेंडुलम। ओके, इसका मतलब ये होता है कि सेकंड पेंडुलम वो वन ऑसिलेशन करने के लिए उसको 2 सेकंड रिक्वायर्ड होते हैं, इसीलिए हम उसको सेकंड पेंडुलम कहते हैं। यानी वहाँ पे उसका जो टाइम पीरियड होता है वो क्या होता है, 2 होता है। ओके, और वो यूज़ किया जाता है क्लॉक्स में या फिर टाइम को रिकॉर्ड करने में। ओके, सो ये सारे टॉपिक्स आपकी बुक में हैं, आप इन टॉपिक्स को थॉरली रीड कीजिएगा। ओके, सो हियर इज़ योर असाइनमेंट अकॉर्डिंग टू दिस लेक्चर। डिफाइन द इम्पॉर्टेंट टर्म्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। के सिंपल हार्मोनिक मोशन की जो हमने आज इम्पॉर्टेंट टर्म्स पढ़ी हैं उसको डिफाइन करना है, आपको बुक को रीड करना है एंड बुक में आपको आंसर इसका इजीली मिल जाएगा। ओके, विथ फार्मूला, जहाँ पे फार्मूला है वहाँ पे आप उसका फार्मूला भी लिखेंगे। नंबर 2 है एक्सप्लेन सिंपल पेंडुलम। एक्सप्लेन करना है सिंपल पेंडुलम का, क्योंकि वो क्या होता है, किस तरह से उसकी पोजीशन होती है। हाउ टू रिलेट मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम इज सिंपल हार्मोनिक मोशन, कि किस तरह से जो सिंपल पेंडुलम की मोशन है वो रिलेट करती है सिंपल हार्मोनिक मोशन से। तो इसका आंसर भी आपको बुक में मिलेगा। टॉपिक आपका है एग्जाम्पल ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन सिंपल पेंडुलम, पेज नंबर 229 एंड 230 पे, और वहाँ पे जो डायग्राम है 12.4 वो डायग्राम भी आपको ड्रॉ करनी है। ओके, सो टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।